वक्त का सफर अनोखा होता है। एक बार तो अपने पर ही विश्वास उठ जाता है, जब तक खुद पर न गुजरे एहसास और जज्बात मजाक ही लगते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और वर्ष के पहले चंद्र ग्रहण के विशेष एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं 5 मई 2023 को लगने वाले उपछाया चंद्र ग्रहण के बारे में। इस ग्रहण का समय क्या है, ग्रहण का सूतक कब से कब तक है, सूतक लगेगा या नहीं लगेगा, ग्रहण का प्रभाव कहाँ सबसे ज्यादा होगा, इस बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। 2023 के पहले सूर्य ग्रहण के बाद में इस वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है। ज्योतिष के अनुसार चंद्र ग्रहण लगना शुभ नहीं माना जाता। ये नेगेटिव एनर्जी देता है, जिससे आपके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हर ग्रहण के दौरान शुभ कार्य नहीं करने की सलाह दी जाती है। वर्ष 2023 का पहला चंद्र ग्रहण वैशाख शुक्ल पूर्णिमा शुक्रवार दिनांक 5 मई 2023 की रात्रि और बाद में 6 मई 2023 भी लग जाएगी। यह मानदेय चंद्र ग्रहण होगा। इस ग्रहण का सर्वाधिक प्रभाव तुला राशि और स्वाति और विशाखा नक्षत्र पर पड़ेगा। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण काल एक अशुभ समय अवधि होती है। इसमें लगने वाला सूतक का विचार कई कार्यों के लिए किया जाता है। इस चंद्र ग्रहण के दौरान तुला राशि और स्वाति और विशाखा नक्षत्र के लोगों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो आइए अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण का भारत में समय। हर ग्रहण का सूतक मानने वाले लोगों के लिए इस ग्रहण का सूतक प्रातः 8:44 से लगेगा और यह चंद्र ग्रहण का आरंभ रात्रि 8:44 से होगा और इस ग्रहण की समाप्ति मध्य रात्रि अर्थात 6 मई लग जाएगी। उस समय 1:02 पर होगा और इस ग्रहण की कुल अवधि है 4 घंटे और 18 मिनट। यह ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण है, जो पूर्ण चंद्र ग्रहण और आंशिक चंद्र ग्रहण के अतिरिक्त एक अन्य प्रकार का चंद्र ग्रहण भी अस्तित्व में आता है। खगोलीय स्थिति से समझें तो कई बार पृथ्वी के बाहरी हिस्से की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा पर यह प्रभाव पड़ता है कि उसकी सतह धुंधली सी नजर आने लगती है। इसी को हम उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। हालांकि ध्यान देने योग्य बात यह है कि इससे चंद्रमा ग्रसित महसूस नहीं होता है। इसको चंद्र ग्रहण की श्रेणी में रखा जाता है या बहुत से लोग इस चंद्र ग्रहण की श्रेणी में नहीं भी रखते हैं। खगोलीय स्थिति से यह ग्रहण हो सकता है, लेकिन इसका धार्मिक आध्यात्मिक महत्व नहीं माना गया है, इसलिए इसका सूतक काल भी नहीं माना जाता है। मानदेय चंद्र ग्रहण होने के कारण कई लोग ग्रहण का सूतक मानते हैं तो कई नहीं मानते हैं। सूतक काल ग्रहण की वह समय अवधि होती है जिसमें शुभ कार्यों को नहीं किया जाता है। चंद्र ग्रहण में सूतक काल ग्रहण के लगने से 12 घंटे पहले लग जाता है, जो ग्रहण समाप्त होने के साथ ही समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। जो लोग पृथ्वी पर पड़ने वाले हर ग्रहण को मानते हैं, उन्हें सूतक को भारत में प्रातः 8:44 से मानना चाहिए। आध्यात्मिक लोगों के लिए, सिद्ध योगियों के लिए अपनी शक्तियों को रिचार्ज करने का यह विशेष अवसर होता है। भारत के अलावा यह चंद्र ग्रहण रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, फिनलैंड, जर्मनी, अफ्रीकी महाद्वीप, पाकिस्तान, चीन, मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और इसके मध्य भाग में मध्य देशों में दिखाई देगा। तो आइए अब बात करते हैं इस ग्रहण के समय विशेष संयोग क्या बनने वाले हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार यह जो चंद्र ग्रहण विक्रम संवत 2080 वैशाख माह की पूर्णिमा शुक्रवार की रात्रि 5 मई 2023 को तुला राशि स्वाति नक्षत्र में प्रारंभ होकर के विशाखा नक्षत्र में समाप्त होगा। इस दिन ग्रहण काल में तुला राशि में चंद्रमा केतु के साथ में तो सूर्य राहु के साथ में स्थित होंगे। इस ग्रहण काल में पैदा होने वाले बच्चों की जन्म कुंडली में 2 ग्रहण योग और गुरु राहु चांडाल योग भी घटित होगा। मनुष्य के जीवन में आने वाले सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, रोग, ये सब ग्रह नक्षत्र की चाल और गति पर निर्भर करते हैं। तो कई बार बहुत मेहनत करने के बाद में, कड़ी मेहनत करने के बाद में भी जीवन में हानि ही मिलती रहती है, सफलता नहीं मिलती, जबकि कई लोगों को थोड़ी सी मेहनत के बाद में मनचाहे रिजल्ट मिल जाते हैं। जब चंद्रमा और केतु साथ में होंगे, उस स्थिति को ग्रहण दोष कहा जाता है। ग्रहण दोष एक अशुभ योग है। जिस कुंडली में होता है उस व्यक्ति का जीवन कष्टप्रद हो जाता है। उसके जीवन में न तो तरक्की होती है, न आर्थिक परेशानियों से उबर पाता है। अज्ञानतावश उस व्यक्ति का पूरा जीवन संकटग्रस्त बीतता है। जब किसी कुंडली में चंद्रमा के साथ में राहु या केतु हो तो उसे ग्रहण दोष कहा जाता है। ग्रहण दोष जिस भाव में बनता है
उस भाव से संबंधित परिणामों पर यह अशुभ प्रभाव डालता है। इससे व्यक्ति को काल्पनिक और मानसिक समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। व्यक्ति को बीमारियों का वहम होने लगता है, कभी कभी बुरे सपने आते हैं, नींद में समस्या होने लगती है, वैवाहिक जीवन में शक और वहम पैदा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो ऐसी स्थिति में ग्रहण योग की शांति करें। जिनके जन्म नक्षत्र, जन्म राशि, जन्म लग्न पर ग्रहण हो, वे ग्रहण का दर्शन नहीं करें। ग्रहण के स्पर्श होते स्नान करके जप पाठ आदि प्रारंभ करें। ग्रहण के मध्य में ग्रह शांति हवन कर सकते हैं और ग्रहण के मोक्ष के पश्चात में अर्थात ग्रहण की समाप्ति के पश्चात में पुनः स्नान करें। ग्रहण समाप्ति के बाद में दान अवश्य करें। इस चंद्र ग्रहण में अपनी नक्षत्र या अपनी राशि के अनुसार क्या दान करें? यह ग्रहण स्वाति और विशाखा नक्षत्र में घटित होने वाला है। इस नक्षत्र के स्वामी है राहु और बृहस्पति, इसलिए सोना, लाल गाय, मिठाई, लाल या पीला कपड़ा, काला बैल, ब्राह्मण भोजन, खिचड़ी, घी, चावल, जो ये वस्तुएं, इनमें से जो भी अपनी सामर्थ्य हो उसका दान कर सकते हैं। यह चंद्रग्रहण तुला राशि में घटित हो रहा है, इसलिए आप सफेद स्फटिक, सोना, चांदी या चावल, सुगंधित वस्तुएं या कपूर, सफेद चंदन, घी, शक्कर, मिश्री, दही या फिर गौशाला आदि में सेवा कार्य आदि कर सकते हैं। यह चंद्र ग्रहण है, इसलिए ग्रहण का समाप्त होने के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चावल या ज्वार का दान अवश्य करें। अब आप अपनी कामना पूर्ति के लिए ग्रहण को एक माध्यम भी बना सकते हैं और उसके लिए आप तिल से बनी मिठाइयों का दान करें। जैसे अगर आप काफ़ी समय से संपत्ति संबंधित विवाद में उलझे हुए हैं तो ग्रहण के बाद में सबसे पहले स्नान करें, उसके बाद तिल से बनी मिठाइयों का दान करें। इसके लिए आप तिल के लड्डू, तिल या साथ गुड़ की बर्फ़ी, या आप तिल का आटा बर्फ़ी या तिल और मूंगफली की बर्फ़ी का दान कर सकते हैं। लंबे समय से आर्थिक परेशानियों से घिरे हैं तो ग्रहण के पश्चात स्नान करने के बाद रस वाली मिठाई का दान करना चाहिए। आप चाहे तो रसगुल्ले, अंगूरी पेठा का दान कर सकते हैं। अगर घर में हमेशा कोई न कोई बीमार रहता है या घर का कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है तो इसके लिए ग्रहण के बाद में एक घी से भरे कटोरे में एक चांदी का टुकड़ा डाल करके उसमें अपनी छाया देख करके उसे दान कर दें। चंद्र ग्रहण से अगली सुबह हर किसी को चींटियों और मछलियों को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से आपके बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, आपको अपनी जिंदगी में शांति का, सुकून का एहसास होने लगता है। तो आइए अब बात करें दो विशेष मंत्रों की। इस चंद्र ग्रहण 2023 के दौरान इस विशेष मंत्रों से मिलेगी आपको सफलता। तो पहला मंत्र है विद्युन्तुद नमस्तुभ्यम सिंगिका नांददाच्युतः दाने नानेन नागस्य रक्षमाम वेद जाद्वयात। इसका अर्थ है सिंह का नंदन अच्युत, हे विद्युदंदुद, नाग के इस दान से, ग्रहण से होने वाले भय से मेरी रक्षा कीजिए। दूसरा मंत्र है वो है तमोमय महाभीम सोम सूर्य विमर्दन हेम तारा प्रदादेन मम शांति प्रदो भवः। इसका अर्थ है अंधकार रूप महाभीम चंद्रमा और सूर्य का मर्दन करने वाले राहु स्वर्ण तारा के दान से मुझे शांति प्रदान कीजिए। अब इसके अलावा चंद्र ग्रहण के दौरान आपको क्या उपाय करें जिससे आपकी समस्या से मुक्ति मिले, राहत मिले? तो आपको चंद्र ग्रहण के स्पर्श काल से शुरू होकर के चंद्र ग्रहण के मोक्ष चलने तक सूतक काल में या ग्रहण काल जो समय अवधि है उसमें मन लगा करके भगवान का भजन, ध्यान या आराधना आदि करनी चाहिए। ग्रहण काल के दौरान जो चंद्रमा के पीड़ित होने के कारण चंद्रमा के मंत्र का जाप करना सबसे अधिक लाभदायक रहेगा और साथ ही चंद्रमा के अतिरिक्त राहु या केतु के मंत्रों का जाप करना, उनके लिए दान करना भी लाभदायक रहेगा। जिन्हें चंद्रमा या राहु केतु की दशा चल रही है उन्हें तो आवश्यक रूप से इन मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। चंद्र ग्रहण की समाप्ति के साथ ही स्नान अवश्य करें और उसके बाद में भगवान की मूर्तियों को भी शुद्ध करें। चंद्र ग्रहण की समाप्ति के तुरंत बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें। यदि आप किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित हैं तो चंद्र ग्रहण की समावधि में भगवान शिव के श्री महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यदि आप किसी विपत्ति से परेशान हैं, कोई शत्रु आपको पीड़ित कर रहा है, कोई विरोधी आपको पीड़ित कर रहा है, तो आप चंद्र ग्रहण की अवधि में भजन बाण का पाठ नियमित कर सकते हैं। यदि आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो उस मंत्र का मन लगाकर निरंतर जाप इस ग्रहण अवधि में रेगुलर नियमित कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि आप शनि के 7.5 या ढैया आदि से पीड़ित हैं तो ग्रहण के सूतक काल की समाप्ति तक शनि मंत्र का जाप कर सकते हैं।
यदि आप मांगलिक दोष से पीड़ित हैं और विवाह आदि में समस्या आ रही है या आप दाम्पत्य सुख में समस्या है, तो आप ग्रहण काल के दौरान ग्रहण समाप्त होने तक सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। और सुंदरकांड यदि ग्रहण समाप्ति पर अधूरा ही रह जाए तो आपको उस सुंदरकांड का जब पाठ पूरा हो जाता है उसके बाद ही उठ करके स्नान करनी है। आपको चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद में काला तिल, काले कपड़े, साबुत उड़द, आटा, दाल, चावल, शक्कर, सफ़ेद कपड़ा, सतनाजा आदि किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें, लेकिन दान का संकल्प ग्रहण काल में ही जरूर कर लें। किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उस कार्य को संपादित करने वाले देवी देवता के मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। सामान्य रूप से ग्रहण काल में नवग्रह मंत्रों का जाप, गायत्री मंत्र का जाप, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना बहुत ही लाभदायक रहता है, शुभ रहता है। इसके अलावा आप दुर्गा चालीसा, विष्णु सहस्त्रनाम, श्रीमद् भगवत गीता, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र, श्री राम रक्षा स्तोत्र आदि का पाठ भी कर सकते हैं। गर्भवती स्त्रियों को अपने उदर पर गेरू से स्वास्तिक बनाना चाहिए। इसके अलावा आप अपने सिर पर जो पल्लू ओढ़े उस पर भी गेरू से स्वास्तिक या ओम का चिन्ह बना सकती है। ग्रहण के दौरान और बाद में आपको क्या करना चाहिए ये भी आप सुन लीजिए और ध्यान से नोट कर लीजिए। ग्रहण की अवधि के समय खाने पीने की वस्तुओं में आपको कुश या तुलसी के पत्तों को रख देना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान स्नान ना करें, लेकिन समाप्त होने पर अवश्य स्नान करनी चाहिए। इससे शुद्धिकरण हो जाता है, क्योंकि इस समय प्रकृति बहुत संवेदनशील होती है, इसलिए हर बात का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। जहाँ तक सूत्र की बात है, यह सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों के समय लगता है। बस घटना के समय भौगोलिकता को देख करके इसका समय तय किया जाता है। ग्रहण के पहले मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं और ग्रहण समाप्त होने पर ही शुद्धिकरण के बाद ही खोले जाते हैं। तो ऐसे में आपको इस चंद्र ग्रहण पर क्या दान करना चाहिए, आपका नक्षत्र क्या, उसके अनुसार क्या दान करना चाहिए, और आपको अपनी समस्या के अनुकूल, समस्या के लिए, अपनी कामना पूर्ति के लिए क्या मंत्र का जाप करना चाहिए, ये सब कुछ मेरा बतलाने का उद्देश्य यही है कि इस समय 4 घंटे और 18 मिनट का मैक्सिमम आप फायदा उठा पाएं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।